कहते हैं बच्चे मन के सच्चे होते हैं और जब भी आप बच्चों का जिक्र करते हैं तो आपके चेहरे पर ऑटोमेटिकली एक स्माइल आ जाती है। अगर मैं कहूँ एक 8-10 साल का बच्चा, एक टीनेज में भी जो बच्चा नहीं आया, उसको हम बहुत प्यार से ट्रीट करते हैं और बहुत ही उसका सम्मान वगैरह करते हैं और उसको एक अच्छी शिक्षा देने की कोशिश करते हैं। बच्चे हमेशा भगवान का रूप कहे जाते हैं, लेकिन कभी कभार ये बच्चे कुछ ऐसे क्राइम्स कर बैठते हैं जिनका अंदाज़ा आप ख्वाबों में भी नहीं लगा सकते। आज की कहानी दो ऐसे ही बच्चों के बारे में है, जो एक हॉरर स्टोरी तो डेफिनेटली नहीं है, लेकिन एक बात आपको बता दूं, ये किसी हॉरर से कम भी नहीं है। ये एक ऐसी सच्ची क्राइम स्टोरीज हैं जिन्होंने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया। आज मैं आपसे बात करने वाला हूं दुनिया के सबसे यंगेस्ट सीरियल किलर के बारे में। और कमाल की बात पता है आपको क्या है? वो सीरियल किलर जो है वो हिंदुस्तान का है, जिसने 8 साल की उम्र में, सिर्फ 8 साल की उम्र में 3 बच्चों की जान ले ली थी। और इसी के साथ साथ एक 10 साल की और बच्ची की मैं बात करने वाला हूँ, जो ब्रिटेन की यंगेस्ट किलर मानी जाती थी, जिसका नाम था मैरी बेल, जिसने 10 साल की उम्र में 2 बच्चों की जान ले ली। तो इन दोनों की केस स्टडीज़ के बारे में आज मैं आपसे बात करता हूँ। पहले मैं मैरी बेल के बारे में बात करूँगा, फिर उसके बाद में जो इंडिया का बच्चा है उसके बारे में। मैरी बेल, इनका जन्म हुआ था 26 मई 1957 में और इन्होंने यहाँ पर 2 बच्चों की बहुत ही बेरहमी से जान ले ली थी। इनकी एक पार्टनर भी थी, नॉर्मा बेल। अब वो सिस्टर नहीं है, दोनों का सरनेम बेल ज़रूर है बट सिस्टर नहीं है। नॉर्मा और मैरी सिर्फ दोस्त थे। ये दोनों जो थी ये इन किलिंग्स के अंदर इन्वॉल्व थी, लेकिन नॉर्मा का कोई भी इसके अंदर हाथ नहीं था। नॉर्मा 13 साल की थी और वहीं पर मैरी सिर्फ 10 साल की। तो पहला जो इसने खून किया था वो किया था मार्टिन ब्राउन का 25 मई 1968 को। अब याद रखिए, इसका जन्म हुआ है 26 मई 1957 को, तो अभी तक भी ये सिर्फ 10 साल की ही थी। तो 25 मई 1968 को दोपहर के करीबन 3:30 बजे 4 बच्चों को मार्टिन ब्राउन की डेड बॉडी मिलती है उसी के कमरे के अंदर। और जब उसको देखा जाता है तो वो नॉर्मली लेटा हुआ था, उसके हाथ ऊपर की तरफ बंधे हुए थे और किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मार्टिन ब्राउन की डेथ कैसे हुई है। उसी वक्त पर सीपीआर के लिए भी बुलाया गया, लेकिन जब तक सीपीआर के लिए लोग वगैरह आए तब तक मालूम चला कि मार्टिन की डेथ बहुत पहले हो चुकी है, इसको रिवाइव नहीं किया जा सकता। कमाल की बात यह है कि उसकी बॉडी के ऊपर किसी भी तरीके के जख्म मिले ही नहीं थे। कहने का मतलब यह है कि बच्चे को गला घोट करके मारा गया था। मैरी बेल जब भी कत्ल करती थी उसका मोटिव सिर्फ यही रहता था कि वो बच्चों का यहाँ पे गला चोक कर दिया करती थी और ये कहती थी कि तुम्हारा गला जो है ना वो सूज रहा है और इसको देख करके मुझे लग रहा है कोई प्रॉब्लम है, तो मैं इसको ठीक कर दूंगी। अब बच्चे हैं, 4-5 साल के हैं, वो भी चले जाते थे और इस तरीके से मैरी बेल उनको मार देती थी। जॉन हॉल जो थे वो इधर सीपीआर देने के लिए आए थे, जैसा मैंने आपको बताया। तो जब वो सीपीआर दे रहे थे तब मैरी एंड नॉर्मा उसी वक्त पर कमरे में आ गई और उन्होंने देखा कि यहाँ पे कुछ ना कुछ हो रहा है, तो वो भाग करके रीटा फिनले के पास में गई, जो कि मार्टिन ब्राउन की आंट थी, और उनको उन्होंने सब कुछ बता दिया कि कुछ ऐसा ऐसा है और हमें लग रहा है कि शायद जो मार्टिन ब्राउन है उसके साथ में कुछ गलत हो गया, आप एक बार जा करके देखिए। तो फिर फैमिली मेंबर्स को सबको इन्फॉर्म किया गया और फाइनली मालूम चला कि मार्टिन रिवाइव नहीं हो सकता। डॉक्टर नाइट ने इनका पोस्टमार्टम किया था मार्टिन ब्राउन का, और वो भी हैरान थे क्योंकि किसी भी तरीके की कोई फिजिकल वायलेंस उसकी बॉडी के ऊपर थी ही नहीं और वो कंडक्ट नहीं कर पा रहे थे कि आखिर बच्चा मरा कैसे है। उन्होंने बस यही कहा कि शायद इसको पॉइजन वगैरह कर दिया गया है, तो पॉइजनिंग एक रीज़न कह दिया गया कि इसके चलते शायद इस बच्चे की डेथ हो गई है। और कुछ भी ज़्यादा बड़ा हंगामा नहीं हुआ और कुछ ज़्यादा पूछताछ वगैरह नहीं हुई। सबको लग रहा था कि शायद ऐसे ही मार्टिन ब्राउन मर चुका है, लेकिन कहानी में ट्विस्ट आगे आता है। इसके ठीक एक दिन बाद, यानी कि मैरी बेल के 11th बर्थडे पर 26 मई को नॉर्मा और मैरी एक नर्सरी में जाते हैं, उसको पूरी तरह से तहस नहस कर देते हैं। डेफिनेटली नर्सरी वगैरह बंद ही होगी, तो वहां पर वो जाते हैं, सामान वगैरह को तोड़ते हैं, बेंचेस को उल्टा उल्टा कर देते हैं, फैंस वगैरह को इधर सब कुछ वो तोड़ ताड़ देते हैं और वो इधर 4 नोट्स छोड़ते हैं जिसमें वो साफ क्लेम करते हैं कि उन्होंने मार्टिन ब्राउन को मारा है। एक नोट की तस्वीर आपके सामने आ रही होगी, उसमें लिखा था, आई मर्डर्ड सो दैट आई कैन
कम बैक। दूसरे में लिखा था वी डिड मर्डर मार्टिन ब्राउन, फक ऑफ यू बास्टर्ड। इस तरीके की कुछ लैंग्वेज इसके अंदर लिखी हुई थी। और भी बहुत सी नोट्स यहाँ पर मिले थे जिनके अंदर इंग्लिश वगैरह जो थी वो टूटी फूटी थी, बिकॉज को बिकर्स कर रखा था या फिर बहुत अजीब था जिसका मीनिंग जो है वो क्लियर नहीं है। तो उनके बारे में मैंने ज़्यादा इधर बात नहीं करी। 2-3 दिन के बाद यानी कि 29 मई को जब यहाँ पे मार्टिन का फ्यूनरल हो रहा था तो नॉर्मा और मैरी ये दोनों की दोनों मार्टिन के घर पे पहुंच गई और उनकी मॉम से पूछा आंटी मार्टिन कहाँ पे है, क्योंकि बच्चे हैं भाई। अब उन्होंने कहा बेटा वो तो नहीं रहा इस दुनिया में, उसकी डेथ हो गई। तो मैरी ने यहाँ पर कहा मुझे पता है उसकी मौत हो चुकी है और मैं उसको कॉफिन में देखना चाहती हूँ। ये जो बिहेवियर था ना ये काफ़ी अजीब था, लेकिन इससे ये चीज़ कहीं से लेकर कहीं तक प्रूव नहीं हो रही थी कि इसके पीछे मैरी बेल का हाथ है, क्योंकि मैरी की कोई दुश्मनी नहीं थी मार्टिन से, ना ही नॉर्मा की थी। लेकिन ये दोनों जो थी ये इधर इन्वॉल्व थी। कमाल की बात आप ये देखिए कि जब इन्हें पकड़ा गया है तो नॉर्मा बेल पे कोई भी चार्जेस नहीं लगे हैं, सिर्फ और सिर्फ फंसी है तो मैरी बेल। इतना सब कुछ होने के बाद में पुलिस सतर्क हो जाती, लेकिन पुलिस ने यहाँ पर यह सोचा कि ये कुछ बच्चों का प्रैंक है जिन्होंने नर्सरी वगैरह तोड़ दी है और इसी के चलते उन्होंने ये सब कुछ लिख दिया कि हमने मार्टिन ब्राउन को मारा है और ये सब कुछ है। और इसके पीछे जो है ना कोई भी लॉजिक नहीं है, क्योंकि ये सब कुछ जो है बच्चे ही कर सकते हैं। पुलिस ने इस चीज को सीरियसली नहीं लिया और कोई भी मैरी बेल पर या नॉर्मा बेल पर इधर शक नहीं कर रहा था। अगर वहां पर उनको पकड़ा जाता या उनसे पूछताछ की जाती तो शायद से एक और बच्चे की जान यहाँ पर बच सकती थी। अगला टारगेट था मैरी बेल का ब्रायन हाउ। 31 जुलाई 1968 को 3 साल का ब्रायन अपने एक कजन, अपने कुत्ते और मैरी एंड नॉर्मा के साथ में खेलता हुआ आखिरी बार दिखाई दिया। रात तक वो घर वापस नहीं आया। रात के 11:10 पे इधर तलाश शुरू हो गई कि आखिर ब्रायन गया तो गया कहाँ पे। 11:10 पर यहाँ पर उन लोगों को ब्रायन की लाश मिलती है। 2 कंक्रीट ब्लॉक्स के बीच में ब्रायन की डेड बॉडी पड़ी हुई थी। जब उन्होंने डेड बॉडी को देखा तो ब्रायन के जो लिप्स थे वो यहाँ से ही पर्पल टाइप के हो चुके थे। जैसा आपने देखा होगा, अगर आप अपनी उंगली के ऊपर इधर रबर बैंड को बहुत देर तक बांधे रखेंगे तो ब्लड फ्लो जो होता है वो रुक जाता है। तो इसी तरीके से उसका भी ब्लड फ्लो रुक चुका था क्योंकि ऑक्सीजन वगैरह की कमी बहुत ज़्यादा थी। तो उसके जो लिप्स थे वो यहाँ से पर्पल पड़ चुके थे। उसकी बॉडी के ऊपर मार्क्स थे और बहुत ही बुरी तरीके से उस बच्चे को मारा गया था। जब यहाँ पर आगे फर्दर इन्वेस्टिगेशन हुई तो मालूम चला कि ब्रायन की डेथ यहाँ पर कुछ 7-7.5 घंटे पहले हो चुकी है, यानी कि 3-3:30 बजे, जैसा मैंने आपको कहा था कि उन्होंने लास्ट टाइम अपने बच्चे को खेलते हुए देखा था मैरी एंड नॉर्मा के साथ में, और उसी वक्त पे ही शायद ब्रायन की यहाँ पे डेथ हो चुकी थी। तो उसको भी रिवाइव नहीं किया जा सकता था, बॉडी बिल्कुल ठंडी पड़ी हुई थी। इसी के साथ में जो उसके जेनिटल्स थे उनको भी यहाँ पे पार्शली म्यूटिलेट कर दिया गया था। मतलब आप समझ सकते हैं बहुत ही ज़्यादा जख्म थे उसकी बॉडी के ऊपर। और इसी के साथ साथ उसका जो पेट था उसके ऊपर एम बनाने की कोशिश की गई थी। अब एम का मतलब डायरेक्ट मैरी बेल। जब ये केस हुआ सब लोग यहाँ पर शॉक में हो गए कि आखिर ये सब कुछ चल क्या रहा है। कुछ 100 से ज़्यादा डिटेक्टिव लगे इस चीज़ के बारे में और 1200 से ज़्यादा बच्चों से यहाँ पे पूछताछ की गई। 1 अगस्त को मैरी एंड नॉर्मा से भी बात की गई, जिसमें जो नॉर्मा थी वो पहले थोड़ा घबरा वगैरह रही थी, लेकिन मैरी के चेहरे के ऊपर कोई एक्सप्रेशंस नहीं थे। वो बहुत ध्यान से सुन रही थी। लेकिन कमाल की बात यह है कि दोनों की स्टेटमेंट्स कॉन्ट्राडिक्टरी थी, दोनों अपनी बातों को खुद ही काट रही थी। खैर उससे कुछ ज़्यादा पता चल नहीं रहा था कि आखिर ये सब कुछ चल क्या रहा है। ये केस ज़्यादा लंबा खिंचा नहीं। 4 अगस्त को आकर के नॉर्मा बेल ने खुद ही कन्फेस कर दिया जब उसके पेरेंट्स ने पुलिस वालों को कहा कि हमारी बेटी कुछ आपको बताना चाहती है। वहां पे जाकर के नॉर्मा ने कहा कि इन सभी क्राइम्स के पीछे डायरेक्टली मैरी बेल इन्वॉल्व है। उसने मुझे कहा था कि मुझे इन बच्चों को गला घोट करके मारने में मजा आता है। और कमाल की बात यह है कि जब ब्रायन की डेड बॉडी मिली थी तो यही कहा गया था कि पहले तो उसके नॉस्ट्रिल्स को इधर एक हाथ से बंद किया गया और एक हाथ से उसका गला घोटा गया और फिर वो बच्चा जो था वो इधर मर गया। तो ये सब कुछ जब हुआ इधर मैरी से भी पूछताछ वगैरह की गई। केस थोड़ा लंबा चला एंड फाइनली मैरी ने एडमिट कर ही लिया कि उसने यहाँ पर उन दोनों बच्चों को मारा है। कमाल की बात यह है कि ये दोनों बच्चे बच सकते थे। कैसे बच सकते थे? क्योंकि इससे पहले भी मैरी बेल ने 3 और बच्चों को मारने की कोशिश करी थी जो कि बच गए थे। बताता हूं आपको कैसे। 11 मई 1968 को 3 साल का बच्चा
बहुत ही अजीब हालत में और बहुत ही ट्रॉमेटाइज तरीके से इधर स्ट्रीट पे घूम रहा था और उसने यहाँ पे बताया कि मैरी एंड नॉर्मा के साथ वो खेल रहा था और कुछ 7 फीट की हाइट से, अब 7 फीट ज्यादा ऊंची हाइट नहीं होती, वहां से उस बच्चे को पीछे से किसी ने धक्का दे दिया। मैरी थी कि नॉर्मा, किसी को नहीं पता। और उसी शाम को 3 और लड़कियों के पेरेंट्स आए जिन्होंने पुलिस वालों को यह बात कही कि मैरी एंड नॉर्मा जो हैं वो उनके बच्चों को मारने की कोशिश कर रहे थे। जब वो बच्चे यहाँ पर मिट्टी में खेल रहे थे तो वो उनका यहाँ पे गला घोट के मारने की कोशिश कर रहे थे। इस वक्त पर पुलिस वालों को बस ये लगा कि बच्चे जो हैं वो मौज मस्ती करते हैं और शायद इसी के बीच में इनकी हाथापाई वगैरह हो गई होगी, जैसा होता भी है, आप लोगों ने देखा होगा मोहल्ले में, या फिर हम लोग भी जब बच्चे थे बहुत सीरियसली लड़ाई हो जाया करती थी बच्चों में। लेकिन किसी ने भी ये अंदाजा नहीं लगाया था कि मैरी जो है वो डायरेक्टली यहां पर उन बच्चों को मारना चाहती है। सिर्फ मैरी एंड नॉर्मा को यहां पर एक चेतावनी दे दी गई और उन्हें जाने दिया गया। तो समझ लीजिए आप कि 4 बच्चों को वो एक ही दिन में मारने वाली थी। वो बच्चे बच गए लेकिन वो 2 बच्चे यहां पर बच नहीं पाए। फाइनली मैरी को अरेस्ट कर लिया गया एंड उसके बाद में 1980 में उसकी रिहाई भी हो गई। अब वो इधर माइनर थी और बहुत ही छोटी थी, तो डेफिनेटली उसको यहाँ पे कंसल्टेशन वगैरह की ज़रूरत थी और उसको कंसल्ट वगैरह किया भी गया। आज मैरी बेल जो है वो एक ग्रैंड पेरेंट भी बन चुकी है। उनकी फैमिली भी स्टैब्लिश हुई थी इसके बाद में, उन्होंने शादी भी करी, बच्चे वगैरह भी हुए, सब कुछ हुआ एंड वो कंप्लीटली नॉर्मल है। उनका माइंडसेट भी कंप्लीटली नॉर्मल है। उनको दुख भी होता है कि ये सब कुछ उनके साथ में हुआ, लेकिन इसके पीछे सिर्फ उनका हाथ नहीं है। ऐसा नहीं कि वो बच्चा पागल था या फिर पागलों की तरह बस ऐसे ही मारने में उसको मजा आता था। इसके पीछे डायरेक्टली उसकी इविल मां जिम्मेदार थी। बेसिकली मैरी बेल को आज तक नहीं पता कि उनके फादर कौन है। इसका सबसे बड़ा रीजन ये कि मैरी बेल की मां एक प्रोस्टिट्यूट थी। अब प्रोस्टिट्यूट होने के बावजूद भी एक ईमान होता है कि उनको इतना तो मालूम होता है कि उनके बच्चे का बाप कौन है, लेकिन यहां पर मैरी बेल को यह तक नहीं पता था। प्रोस्टिट्यूट होना यहां पर कोई गलत बात नहीं, लेकिन सबसे ज्यादा गलत बात पता है क्या है? वो अपने बच्चे को यहां पर बहुत ज्यादा सेक्सुअली, मेंटली अब्यूज किया करती थी। 4 साल के बच्चे को वो जान से मारने की कोशिश करती थी। वो मां जो यहाँ पे एडल्ट है, जिसमें एक सोचने समझने की क्षमता है, वो 4 साल के बच्चे को जान से मारने की कोशिश करती थी। और कई बार जब उसको पकड़ा जाता था तो वो बस ये कहती थी कि बच्चा मेरा बीमार है या फिर ये जो है बस थोड़ा बहुत ओवर रिएक्ट कर रहा है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। कभी ऊपर से नीचे फेंक देती थी, बेड से नीचे फेंक देती थी, कभी उसका गला घोट के उसको मारने की कोशिश करती थी। ये सब कुछ जो है मैरी बेल ने बताया। इसी के साथ में उसने ये भी कहा कि उसको डोमिनेटिंग सेक्स बहुत ज्यादा पसंद था। अगर आप लोग BDSM जैसी टर्म्स को जानते हैं तो आप समझते होंगे इसका क्या मतलब है। और वो कहती थी कि वो सारा गुस्सा मेरी माँ मेरे ऊपर निकालती थी। वो मुझे बांधती थी, सेक्सुअली मुझे अब्यूज करती थी और दूसरे लोगों को कहती थी कि तुम भी इसके साथ में ऐसा ही कुछ करो। जब मैरी का यहाँ पे जन्म हुआ था तो नर्स जो थी वो बच्चे को माँ के पास लेके जाती है। जैसे ही वो माँ के पास उसको लेकर के गई तो मैरी की माँ ने ये बात बोली, इस घटिया सी चीज को मुझसे दूर ले जाओ। सोचो एक बच्चा, एक माँ को कितना प्यारा होता है। न्यूबॉर्न बेबी के बारे में वो ऐसी बात करती है। कभी हद से ज्यादा स्लीपिंग पिल्स दे दिया करती थी। एक बार तो उसने फर्स्ट फ्लोर की विंडो से उसको नीचे तक फेंक दिया ताकि ये मर जाए, लेकिन वो बच्ची बच जाती थी। कई बार लोगों ने देखा कि उस बच्ची के ऊपर मार्क्स थे, मतलब पिटाई के बहुत ज़्यादा मार्क्स वगैरह होते थे। जख्मी वो लड़की रहती थी और इसी के साथ में उस बच्ची की एक डिस्टर्बिंग पर्सनैलिटी डेवलप हो चुकी थी। मैरी की माँ ने उसको कई बार यहाँ पे बेचने तक की भी कोशिश करी और जैसा मैंने आपको बताया ही है कि वो अपने क्लाइंट्स को ये बात बोलती थी कि इस 4 साल की बच्ची के साथ में आप यहाँ पर सेक्सुअली इन्वॉल्व हो जाएं। मैरी की माँ का नाम था एलिजाबेथ या फिर बेटी बेल, आप ये कह सकते हैं। और मैरी को ये लगता है कि उनके जो फादर हैं वो विलियम बेल हैं। अब विलियम बेल जो था वो एक कुख्यात अपराधी था। बहुत सारे उसने यहाँ पर जो है रॉबरी वगैरह करी थी और ये कहा जाता था कि उसकी नेचर बहुत वायलेंट है। उसने यहाँ पर एलिजाबेथ से शादी करी थी और मैरी को बस यही लगता है कि शायद वही उसका फादर है। आज तक भी उस औरत को ये नहीं पता कि उसका बाप कौन है। कई बार स्कूल में देखा जाता था कि मैरी बच्चों से लड़ती थी, उनका गला घोटने की कोशिश करती थी, उनको गाली गलौज ये सब कुछ दिया करती थी और शायद वो जो गुस्सा था ना उसके अंदर जो भरा हुआ था यही निकल के बाहर आया जो वो दूसरे बच्चों पर यहाँ पे आजमाती थी। आपने एक कहावत सुनी होगी कि जब हम किसी से हद से ज़्यादा नफरत करते हैं ना चाहते हुए भी हम वैसे बन जाते हैं।
ये बात है। इसीलिए कहा जाता है कि नफरत का रास्ता हमेशा ही मुश्किल पैदा करता है, और यही कुछ मैरी बेल के केस में भी हुआ। आज वो कंप्लीटली नॉर्मल है, बहुत अच्छी वो लाइफ जी रही हैं, और उनको बहुत दुख है कि उन्होंने ये सब कुछ किया। लेकिन इसी के साथ में जो नॉर्मा बेल हैं वो कंप्लीटली यहाँ पर बच के निकल गई, उन पर कोई भी चार्ज नहीं लगा। मैरी बेल की स्टोरी यहीं पर ख़त्म होती है। अब बात करते हैं दुनिया के यंगेस्ट सीरियल किलर के बारे में, जिसका नाम था अमरजीत सदा। 8 साल का अमरजीत सदा, जिसका जन्म हुआ था 1998 के अंदर। 2007 के अंदर उसको पुलिस स्टेशन लाया जाता है, और जब वो पुलिस स्टेशन आ रहा था ना, उसके चेहरे के ऊपर सिर्फ मुस्कान थी। अब जब भी आप बच्चों से बात करते हैं तो हम उनको डराने के लिए बात बोलते हैं कि भूत आ जाएगा, पिशाच आ जाएगा, या फिर तुम्हारी पुलिस में इधर कंप्लेंट कर देंगे। मुझे याद है कि जब मैं भी इधर बच्चा था तो मेरी टीचर्स जो थी वो इस तरीके से बात किया करती थी दूसरे बच्चों को डराने के लिए, जब मेरी उम्र भी 6-7 साल की थी, कि अगर तुमने इसको मारा या तुमने इसको तंग किया ना तो मैं तुम्हारी शिकायत पुलिस में कर दूंगी। तो हमारे अंदर एक खौफ था, और सभी के अंदर ये चीज़ होती है। लेकिन अमरजीत ऐसा नहीं था। वो कोई ऑर्डिनरी 8 साल का बच्चा नहीं था, वो एक सीरियल किलर था जिसने यहाँ पर 3 लोगों की जान ली थी, जिसमें से 2 क्राइम्स अनरिपोर्टेड गए थे। पहला मर्डर तो किया उसने 2006 के अंदर, और विक्टिम थी उसी की 6 साल की एक कज़न। कहा जाता है अमरजीत एक सैडिस्ट था, जिसको मज़ा आता था दूसरों को चोट पहुंचा करके, उसको उस चीज़ में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था। मैरी बेल के केस में भी ऐसा ही था, लेकिन मैरी का जो पास्ट था वो बहुत ट्रॉमेटाइजिंग था। अमरजीत का पास्ट ऐसा नहीं था। ये दोनों केसेस दिखते एक जैसे हैं, लेकिन एक जैसे है नहीं। ऑफिसर इंचार्ज जो भागलपुर के थे, जब वो अपने इधर स्टेशन में बैठे हुए थे, उन्होंने देखा एक 8 साल के बच्चे को पकड़ के लाया जा रहा है। वो खुद हैरान रह गए कि आखिर इस 8 साल के बच्चे ने क्राइम क्या कर दिया, और अगर इसने क्राइम किया भी है तो इससे पूछताछ कैसे करेंगे? थप्पड़ मार नहीं सकते या उसको डांट फटकार सकते नहीं। 8 साल का मासूम सा बच्चा, उससे क्या पूछा जाए? उन्होंने जब उससे यहाँ पर क्वेश्चंस पूछे कि क्या तुमने यहाँ पर उसका खून किया है, अपनी कज़न का खून किया है, तो उसने बस ये कहा, मुझे एक पैकेट बिस्कुट दे दो, अगर मैं बिस्कुट खाऊंगा तभी मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा। उसे बिस्कुट दिया गया, और उसके चेहरे के ऊपर सिर्फ मुस्कान थी। उसने यहाँ पर बिस्कुट खाया, और यहाँ पर उसने सारे सवालों के जवाब दे दिए। जो ऑफिसर इंचार्ज थे, उन्होंने ये कहा कि जब मैं उस 8 साल के बच्चे के सामने बैठा था, मैं खुद खौफ में आ गया था कि आखिर ये चीज़ क्या है। अमरजीत के फादर और मदर दोनों लेबर थे, और वो 1998 के अंदर यहाँ पे पैदा हुआ था, बिहार में ही। थोड़े वक्त के बाद में अमरजीत की बहन भी पैदा हो गई, और अमरजीत के पेरेंट्स इतने गरीब थे कि उनके पास में रोटी तक का भी जुगाड़ करने का पैसा नहीं था। वो हमेशा से ही एक लोनर था, दोस्त यार उसके थे नहीं, लोगों से ज़्यादा बात वो करता नहीं था, अपनी ही मस्ती में वो रहता था। ज़्यादातर टाइम वो अपना पेड़ों पर बैठ करके बिताता था, पेड़ पर बैठा रहता था या इधर उधर घूमता रहता था। लेकिन उसकी ज़िंदगी में मोड़ तब आया जब उसकी 6 साल की कज़न उसके पास में आई। बेसिकली जो उसकी आंट थी वो यहाँ पर कुछ जॉब वगैरह के चक्कर में ही बिहार में आई थी, और अपनी बेटी को भी लेकर के आई थी। वो एक बार वो लोग यहाँ पर सब्जी लेने के लिए बाहर चले गए, तो अमरजीत और उसकी 6 साल की जो बहन थी, कज़न बहन थी, वो दोनों अकेले थे। अमरजीत उसको पिंच करता था, बहुत तेज तेज थप्पड़ मारता था, और बहुत ही ज़्यादा उसको असॉल्ट करता था। ये सब कुछ जब हो रहा था, वो लड़की बहुत तेज तेज चिल्लाने लगी। अमरजीत ने उसके मुंह पे हाथ रखा, उसका गला घोट दिया, और उस लड़की को मार डाला। सिर्फ एक ही शाम की बात थी, एक शाम में ही उसने ये सब कुछ कर दिया। उसके बाद में वो इधर एक जंगल में गया जो उसके घर के पास में ही था, और वहाँ पर जाकर के उसने उस लड़की के सर को भी यहाँ पे क्रश कर दिया, और उसकी बॉडी को वहीं पर डंप करके वापस एकदम चुपचाप अपने घर आ गया। उसके पेरेंट्स को इस क्राइम के बारे में पता चल गया कि अमरजीत ने ही उस लड़की को मारा है, लेकिन उन्होंने इस चीज़ को ढक लिया ताकि उसके बच्चे के ऊपर कोई आंच वगैरह ना आए, और उन्होंने यहाँ पर उस बच्चे को बचा लिया। अमरजीत के पेरेंट्स अगर इस वक्त पे कुछ सही फैसला लेते, बेसिकली वो लेबर्स थे और अनपढ़ थे, तो उनको कुछ समझ में नहीं आया, वो दुनियादारी से भी डर रहे थे। गलती उनकी भी ज़्यादा नहीं थी, मैं सही बताऊँ तो, क्योंकि इधर उनके पास में एजुकेशन थी नहीं, उन्होंने अपने बच्चे को यहाँ पर बचाना ही सही समझा। लेकिन अगली बारी जो यहाँ पर थी वो अमरजीत की बहन की थी। अमरजीत की बहन जो थी वो इधर सो रही थी, और एक शाम को अमरजीत ने उसको चादर से, जिस चादर पे बच्चा लेटा होता है, उसको उसने पकड़ा, उस लड़की का गला उसने कस के पकड़ लिया और गला घोट करके उस लड़की को मार दिया, और डेड बॉडी वहीं छोड़ दी घर के अंदर। जब उसकी माँ उठी उस लड़की को दूध पिलाने के लिए, या उसको जब जगाया, तो उन्होंने देखा बच्ची रिस्पॉन्ड नहीं कर रही। उन्होंने अमरजीत से पूछा, क्या ये सब कुछ तुमने किया?
उसने कहा हाँ। उन्होंने पूछा क्यों? तो उसने कहा बस वैसे ही जैसे पहले किया था। ये उस बच्चे का आंसर था। उसे कोई खौफ नहीं था, कोई डर नहीं था। इस बार भी उसके पेरेंट्स ने इस सच को छुपा लिया, लेकिन अमरजीत ज्यादा लंबे समय तक बच नहीं सकता था। 2007 के अंदर फाइनली उसे पकड़ लिया गया और इस बार जो उसकी विक्टिम थी वो सिर्फ एक 6 महीने की बच्ची थी जिसका नाम था खुशबू। खुशबू की माँ जो थी वो उस बच्चे को एक प्राइमरी स्कूल में छोड़ करके गई थी और कुछ काम के लिए वो गई थी। जैसा आपने देखा होगा कि बहुत छोटे छोटे 6 महीने या 1 साल के बच्चों को एक अलग ही नर्सरी स्कूल्स के अंदर रख दिया जाता है, वहाँ पे उनकी केयर वगैरह भी की जाती है। वहाँ पर वो छोड़कर चली गई और वो जब वापस आई उनका बच्चा गायब था। बच्चा कैसे गायब हो गया ये किसी को नहीं पता, लेकिन थोड़ी ही देर के बाद में अमरजीत वहाँ पे आया और उसने सबके सामने इस बार कन्फेस किया कि उसने खुशबू को मारा है। उसने बताया कि पहले तो उसने उसको गले से घोंट करके मार दिया, उसके बाद में पत्थर लेकर के उसके सर पे भी मारा और उसके बाद में एक जगह पर जाकर के उसे गाड़ दिया। उसने वो स्पॉट भी दिखाया कि उसने खुशबू को कहाँ पे गाड़ा है। ये सब कुछ जब गांव वालों ने देखा उनके होश फाख्ता हो गए कि आखिर ये लड़का बोल क्या रहा है। जब पुलिस स्टेशन में उसको लेकर के जाया गया तो सारी सच्चाई सामने आ गई कि सिर्फ एक खून इसने नहीं किया, इससे पहले 2 खून और कर चुका है। अब इंडिया में माइनर को कोई सज़ा नहीं हो सकती और 8 साल का ही वो था, उसको भी इधर काउंसलिंग की सख्त ज़रूरत थी। काउंसलिंग वगैरह उसकी हुई। 2016 में उसको उस स्कूल से भी, या फिर आप कह सकते हो जुवेनाइल जेल्स वगैरह होती हैं, जुवेनाइल जेल भी नहीं होगी वो, वहाँ से उसको छोड़ दिया गया। 2016 के अंदर फाइनली अमरजीत को एक नई आइडेंटिटी दी गई और आज कोई नहीं जानता कि अमरजीत कहाँ पे है। लेकिन सबका यही कहना है कि वो जैसा भी है वो ठीक हो चुका है और उसको यहाँ पर सख्त काउंसलिंग की ज़रूरत थी। वो बचपन से ही अजीबोगरीब ट्रेड्स शो करता था। मैरी बेल के केस में भी यही था कि वो भी बहुत ज़्यादा इधर हाइपर थी, बच्चों को मारती पीटती थी, गला घोटने की कोशिश करती थी। अमरजीत भी यही करता था कि गला घोट देता था या फिर पत्थर से ही उस बच्चे का सर फोड़ देता था। लेकिन ये दोनों बच्चे जो थे कि बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर घातक साबित हुए थे। दोनों के दोनों जब सामने आए तो इन्होंने वहाँ के लोगों के होश उड़ा दिए। और अमरजीत का केस तो आज भी ऐसा है कि कई लोगों को इसके बारे में अच्छी तरीके से मालूम है कि अमरजीत ने यहाँ पर कितना घिनौना काम किया था। अब इन बच्चों से कोई हेट नहीं की जा सकती, मैं सही मायनों में एक बात मानता हूँ, क्योंकि बच्चे जो होते हैं ना एक गीली मिट्टी की तरह होते हैं। इनको जिस तरीके से आप बना देंगे, जिस शेप में ढाल देंगे, ढल जाएंगे। ये कुछ पर्सनैलिटीज को जब डेवलप करते हैं बचपन से ही, ये तब उन्हें डेवलप करना शुरू करते हैं जो ये आसपास के माहौल को देखते हैं। अगर माहौल बहुत वायलेंट है तो वो उसी तरीके की पर्सनैलिटी को ग्रैब करते हैं। हम बच्चों पे दोष डाल देते हैं कि ये शैतान है, ये जिद्दी है, लेकिन हम ये नहीं देखते कि उनके माँ बाप, उनके रिलेटिव या जिस माहौल में वो बच्चे पल रहे हैं वो कैसा है। ज़्यादातर घरों के अंदर यही होता है कि शोर शराबा, लड़ाई झगड़े इतने ज़्यादा होते हैं कि बच्चे उन्हीं पर्सनैलिटीज़ को डेवलप कर जाते हैं और आगे तक जब तक वो मर नहीं जाते वो उस पर्सनैलिटी के साथ में ही जीते हैं। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो इसको भी एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाते हैं और वो सीरियल किलर बन जाते हैं। यहाँ पे सिर्फ मैंने 2 ही केस बताए आपको, एक 8 साल के अमरजीत का, एक 10 साल की मैरी का, लेकिन और भी बहुत से केसेस हैं। बाकी आप मुझे बताइए आप इस तरीके की वीडियोस को पसंद करते हैं नहीं। जो भी आपकी राय हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हफ्ते में एक बार मैं इस तरीके की वीडियो लाता हूँ। बाकी आप मुझे बताइए आप देखना चाहेंगे या नहीं। जो भी आपकी राय हो मुझे आप बता दीजिए। तो आज की वीडियो के अंदर इतना ही था। अब जल्द मिलता हूँ एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।